अस्सलाम वालेकुम। बैसो तिकरार की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मुआज अहमद गिलानी और मेरे साथ हैं जिले हुसैन साहब। आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हम प्रोग्राम का स्टार्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो से करने की कोशिश किया करेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स हैं मेजर, उनके बारे में हम जिल साहब से पूछने की कोशिश करते हैं कि सर आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बैसो तकरार की इस पॉडकास्ट में तमाम देखने सुनने वालों को खुश आमदीद। और आपसे दोबारा गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारी कोई बात अच्छी लगती है या किसी बात से इख्तिलाफ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो माज, आज की वीडियो का आगाज सर आपसे करना है मेरे भाई, और आप बजट के बारे में कोई बड़ी आप कह रहे हैं जी अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए हैं। तो जरा देखते हैं आपकी पसंदीदा हुकूमत जो है उसने बजट में क्या अच्छा अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच दिल भाई। देखें, बजट जो है वो सारा साल की जो लोगों की नजरें होती हैं वो या मिडॉकर तबका या जो हमारे सैलरीड क्लास लोग होते हैं, इवन डैट बिजनेस क्लास भी जो है उसकी सारी नजरें जो अच्छा सारा जो फोकस होता है वो हमारा जो है बजट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा है जिसपे हल्की सी भी जो न्यूज वो पीपल्स को अफेक्ट करती है, कारोबार को अफेक्ट करती है। ये सारा सेटअप चलता रहता है क्योंकि 90% लोग जो बिजनेस क्लास है, स्पेशली इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, उनका तमाम ट्रांजैक्शंस का जो फ्लो है वो बैंकिंग के साथ चलता है। ठीक है, अगर आप अर्ली डेज में जाएं 20 में, यानी 2004 में जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई, 2004-5 में जब शौकत अजीज साहब आए, तो उन्होंने देखा कि बैंकिंग में कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, कैश फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वो कैश फ्लो को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट किया जो 0.3% था। यानी कि अगर आप 25,000 रुपीज से ऊपर कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको 0.3% यानी 1 लाख रुपए अगर आप विड्रॉ करते थे तो 300 रुपए तकरीबन आपको पाकिस्तान में एकदम से ये कैश इंप्लीमेंटेशन लगी, जिसको विद होल्डिंग टैक्स का नाम दिया गया। ठीक है, अब नई नई लोगों के लिए बहुत सारी चीजें आई, लोग बड़े परेशान हुए कि ये क्या चक्कर है, लेकिन उसमें एक वीक पॉइंट गवर्नमेंट ने खुद से ये डाल दिया कि जी एक 25,000 का चेक जो था वो निकलवाते थे तो उसके ऊपर यानी उससे ऊपर निकलवाते थे तो पैसे पड़ते थे। यानी आप 50,000 निकलवाते थे तो आपको 150 रुपया 150 रुपीज चार्जेस आए थे। लेकिन अगर आप 25 के दो चेक करते थे तो वो आपको कुछ चार्जेस नहीं आते। ठीक है, गवर्नमेंट ने खुद एक फ्लो बैक दे दिया। तो लोगों ने क्या किया कि बजाय उसके कि वो कैश फ्लो कम होता, लोगों ने एक दिन में 150-150, 200-200 चेक्स काटने शुरू कर दिए 25-25 हजार के। तो बैंक्स ने कहा कि जनाब गवर्नमेंट, ये तो आपने हमारा तो काम अच्छा करने के बजाय आपने तो हमें उल्टा डाल दिया। यानी एक आदमी ने अगर 10 लाख रुपए कैश लेना होता था वो एक चेक देता था और कैश विड्रॉल कर लेता था। अब वो 10 लाख को अगर आप डिवाइड करें 25,000 के ऊपर तो वो 40 चेक बन जाते थे तकरीबन। बैंक्स का पेपर वर्क बढ़ गया बेसिकली उससे। बहुत ज्यादा स्टेशनरी बढ़ गई, पेपर वर्क बढ़ गया, यानी सिग्नल्स यानी कम्युनिकेशन उन दिनों बड़ी डाउन थी, इतने अच्छे 4G 3G नेट नहीं थे, इवन दैट फाइबर नहीं अवेलेबल थी उस टाइम, और बड़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जी उसको जी 25,000 पर डे ट्रांजैक्शन पे काउंट कर दिया। ठीक है, हम बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे लोगों को ताकि जो क्या कह सकते हैं वो मायूसी या इस तरह की ना हो, इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, इसी चीज को कंटिन्यू किया, लोग आदी हो गए। गवर्नमेंट आई पीपल्स पार्टी की जब दोबारा 2008 में, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार 25,000 तो बहुत ज्यादा छोटी सी अमाउंट है, इसको जो है आप कम अज कम 50,000 कर दें यार, कि 50,000 पर डे आप ट्रांजेक्शन कर सकें तो कोई पैसे नहीं। यहाँ तक बड़ी अच्छी स्मूथ ट्रांजैक्शन, लोग आदी हो गए, लोग ट्रांसफर पेमेंट्स पे चले गए, जो एक गवर्नमेंट का तहिया था कि यार ट्रांसफर पेमेंट्स होनी चाहिए, लाइक 1-to-1 पर्सन ट्रांजेक्शन हो ताकि मनी ट्रेल रह सके। ठीक है, बट हमारी जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है नवाज शरीफ साहब की, उसके जो एक हमारे मोहतरम इसहाक डार साहब थे, वो बड़े ही मजेदार बंदे थे। वो बेसिकली इकोनॉमिस्ट नहीं थे, वो क्या कह सकते हैं टैक्स वाले थे। ठीक है, ऑडिटर थे बेसिकली। तो उनको नजर आया, उन्होंने कहा जनाब की इकोनॉमी तो किसी तरीके से चल रही है, इसको ठप कैसे किया जाए। और वो सारा मुद्दा चूंकि पानामा लीक्स आ चुकी है, जो इस तरह के मैटर्स आ चुके वजह ठप गवर्नमेंट को नजर आ रही थी, किसी तरीके से अगली गवर्नमेंट के ऊपर एक डालना था। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो 50,000 आप कैश विड्रॉल तो करवा रहे हैं, अगर इसके साथ साथ आप 50,000 से ज्यादा ट्रांसफर एंट्री भी कर देंगे तो उसके ऊपर भी आप टैक्स देंगे। ये जून 2015, एग्जैक्टली जून 2015 को ये नोटिफिकेशन आया हमारे पास कि जी आज से ट्रांसफर पेमेंट्स भी जो हैं जिसके ऊपर आपको चार्जेस पड़ेंगे। आई वॉज वर्किंग इन मिजान बैंक, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 2 जुलाई 2015 को सिंगल डे में
सिर्फ हमारी एक शाह आलम मार्केट, जो हमारी यानी मार्केट की ब्रांचेस थी, जिनको आइडिया ही नहीं था कि यार ये चीज क्या है, फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट क्या है। आज तक गवर्नमेंट को कुछ बताना चाहिए था कि यार किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। बस एक रात में डिसीजन लिया गया, सागदार साहब ने कहा लें जी आज ही करें, और ये इम्प्लीमेंट हो गया। शाह आलम मार्केट में एक दिन में तकरीबन 14 मिलियन रुपीस का टैक्स कलेक्शन किया गया एक दिन में, ठीक है। और लोगों को काफी हैवी लॉसेस हुए। एक ताजिर बरादरी जो बेचारा कहता था मुझे 1 लाख के ऊपर 600 रुपया कैश बचता भी नहीं था मुझे, यानी उसको एक दिन में बेचारे को ट्रांजैक्शन करने पे 600 रुपया टैक्स पड़ गया, जो अचानक से यानी 0.3 से बढ़ा के एक ही दिन में 0.6% कर दिया गया। यानी ये चीज चल रही है आज से एग्जैक्टली 5 ईयर्स अगो, कि गवर्नमेंट का कहना था कि जी लोग फाइलर हो जाएं, नॉन फाइलर ना रहें, ठीक है। ये सारी चीजें फाइलर नॉन फाइलर क्या है, हम कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा व्लॉग बना देंगे उसके हवाले से, ताकि लोगों को उसी में डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि इधर फाइलर और नॉन फाइलर क्या। क्योंकि अगर अब अभी हम फाइलर नॉन फाइलर की बातों में गुफ्तगू में शामिल करेंगे तो वो काफी ज्यादा ये बात डिस्कशन हो जाएगी और लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सबसे मेन चीज, ठीक है। खैर जो पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि ये है कि गुड न्यूज जो इस टाइम सबसे बड़ी 2020-21 या 21-22 का जो बजट की सबसे बड़ी गुड न्यूज वो ये है कि गवर्नमेंट ने तमाम ट्रांजैक्शन को टैक्स फ्री ट्रांजैक्शन कर दिया, ठीक है। उस हवाले से आइदर यू कैन डू एनी कैश ट्रांजैक्शन, एनी लिमिट, यानी आपको जो 50,000 की जो एक लिमिट थी वो खत्म कर दी गई है, ठीक है। आप एक दिन में मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीस भी एक फाइलर आइदर नॉन फाइलर पर्सन कैश विड्रॉल कर लेता है, ठीक है। उसके ऊपर भी बिल्कुल छूट दे दी गई है। ट्रांसफर एंट्रीज जो A to A या B to B, पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही थी वो टोटली वेव ऑफ कर दी गई है, सिर्फ लोगों को इंकरेज करने के लिए कि यार आइदर यू शुड यूज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बहुत ज्यादा जो कैश ट्रांजैक्शंस का हमारा चक्कर चल गया था, उससे निजात देने के लिए गवर्नमेंट ने ये तमाम चीजें वेव ऑफ कर दी हैं, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट तो आज हमने ये डिस्कस करना है, ठीक है, कि यानी इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और इसके नुकसानात क्या होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। ये हम अच्छा सॉरी, मैं आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आपने बड़ा अच्छे तरीके से हिस्ट्री बताई फर्स्ट ऑफ ऑल, और बड़े अच्छे तरीके से चीजों को बयान किया। लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अभी जो इसहाक डार के दौर में जो टैक्स लगा था वो फाइलर और नॉन फाइलर के लिए अलग-अलग था, राइट? अलग-अलग, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कहा है चाहे आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आपको टैक्स नहीं देना, या बिल्कुल वेव कर दिया, आई थिंक, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा, मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि इसहाक डार से, यानी आपको पता है मुझे नून लीग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसहाक डार ने एक काम तो अच्छा किया था कि आप यूं कह लें कि इसको मोटिवेट करना टैक्स फाइलर को, या टैक्स फाइलिंग को प्रमोट करने के लिए, कि उन्होंने कहा जनाब आप टैक्स फाइलर होंगे, और टैक्स फाइलर होना कोई बड़ा मसले वाली बात नहीं है। लाइक अब तो पाकिस्तान में मैंने सुना है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस कर दिया इन्होंने। तो लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए अगर उसने ये टैक्स लगाया था तो मेरा ख्याल से इसमें कोई खराबी तो नहीं है, क्योंकि टैक्स फाइलर के ऊपर ये टैक्स नहीं था उसके अंदर। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें वही बात मैंने जो पहले की ना, कि हमें 30 जून को ये नोटिफिकेशन आया, 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, कि जनाब कल से तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर आइदर ट्रांसफर आइदर कैश ये टैक्स लग जाएगा, ठीक है। सबसे मेन चीज वही बात आती है कि रिफॉर्म्स लाने के लिए एक दिन में रिफॉर्म्स नहीं आती, स्पेशली जब आपके इदारे इस काबिल ही ना हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल ना हो, ठीक है। आप कनाडा में अवेलेबल हैं, आप सुबह कनाडा में जाएं, यूके में जाएं, इवन दैट सिंगापुर जैसे एक छोटे से मुल्क में जाएं, सुबह पहुंचे शाम के टाइम तक आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एम आई राइट? जबकि काइंड ऑफ यानी जबकि पाकिस्तान में आपको एक बिजली का मीटर लगवाना है ना, तो उसके लिए आपको पूरी जन्नम पत्री देनी पड़ जाती है, हमसायों का बिल और ये सेम लाइक यही प्रोसीजरल वर्क था। कि अब भी आके पीटीआई की मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन चूंकि असद उमर आप करें, आप खुल के बताएं आप कौन है, आप कोई मसला नहीं। हाँ, आई मीन टू से कि यानी कि हर गवर्नमेंट में अच्छाइयां और बुराइयां जरूर हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बात करता हूँ, हमने असद उमर को टाइम नहीं दिया। हमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी उस बंदे से कि यार एक दिन में वो सारा कुछ ठीक कर दे, बट उसने सबसे पहले आके यही बातें की। उसने कहा जितना लंबा प्रोसीजर आप लोगों ने फाइलिंग नॉन फाइलिंग के लिए किया हुआ है, एक आम इंडिविजुअल पर्सन को तो ये चीजें समझ ही नहीं आती हैं। 1 पेजर आप लोग फाइलिंग नॉन फाइलिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं, जो 4-5 चीजें नेसेसरी हैं वो दें, और
मैं पिछले 6-7 साल से फाइलर हूँ, मुझे पता है कि मुझे हर साल इतनी लंबी मेहनत करनी पड़ती है कि मुझे समझ नहीं आती कि यार मैं एक फाइलिंग नहीं कर रहा, मैं पूरे जहान का बता रहा हूँ कि ये ट्रांजैक्शन मैंने की, कब की, ये एक चीज। तो मैं समझता हूँ ये एक कंज्यूमर पर्सन, फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास सिर्फ फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर नहीं है। ठीक है, डॉक्टर साहब की बात अच्छी थी कि लोग एड अप हों, बट एक बच्चा जो 18 साल का जस्ट है वो नहीं फाइलर हो सकता सर, जिसका बिजनेस ही कुछ नहीं है। उसको भी 1 लाख रुपए का तो एक आईफोन नहीं आता आजकल, फॉर एग्जाम्पल उस बेचारे को भी एक ट्रांजेक्शन करनी पड़ जाती है। एक औरत है बेचारी जो अपना 2-2.5 लाख या 5 लाख की छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ऑनलाइन शॉप चलाने की कोशिश कर रही है, एक किराना स्टोर है जिसकी टोटल आई थिंक 5 लाख to 10 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है बेचारे की, उसको भी कोई लाख रुपए की पेमेंट कभी करनी पड़ सकती है। तो 600 रुपए तो उस बेचारे को बचता नहीं था, और वो साल के लेकिन 30-40 हजार। माज जो टैक्स फाइलिंग है ना, ये थोड़ी डिफरेंट चीज है। यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि लोगों को ये समझने की जरूरत है, टैक्स फाइलिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई पैसे कमा रहे हो। आपकी कोई इनकम नहीं है, आपकी जीरो इनकम है, आप जीरो इनकम डालें उसके अंदर और जाके उसको प्रेजेंट करें। मुझे पाकिस्तान के टैक्स का बहुत ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन बीकॉम में हमने टैक्स पढ़ा था। उसके अंदर जो मेन चीज आपकी आती है स्पेशली कारोबारी लोगों के लिए, वो होती है आपकी इनकम्स कितनी है, आपने जीएसटी कितना कलेक्ट किया है, आपने आपके लॉसेस कितने हैं, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। तो उनकी डिटेल बुक कीपिंग आपके पास जरूर होनी चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा जेनेरिक किस्म का है तो आप उसको एक जेनेरिक किस्म की बुक कीपिंग जो है वो आप करते हैं, उसका जो हम खाता, जिसको खाता बुक कहते हैं या हिसाब कहते हैं, वो आपके पास होती है। और नॉर्मली क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीजें इतनी ऑटोमेटेड नहीं, और बाय द वे मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैं बहुत सारे टैक्स जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको जानता हूं, वो बैठे बेचारे हर साल उनको इतना दत्था पकड़ा जाते हैं छोटे बिजनेस वाले, और बेतहाशा फाइलें पकड़ा के चले जाते हैं कि अब तुमने हमारे टैक्स फाइल करना। बात करने का मकसद यहाँ पर यह है कि आपकी बात ठीक है, पेपर वर्क बिजनेसमैन ने रिड्यूस करना है, गवर्नमेंट आपका पेपर वर्क रिड्यूस नहीं करवा सकती। ये काम बिजनेसमैन को एट द एंड करना पड़ेगा कि उसको अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर, गवर्नमेंट को फोकस जरूर करना चाहिए। देखो हमारे पास 2 किस्म के टैक्सेस हैं जो हम अक्सर कहते हैं हमारे टैक्स नेट में बड़ा इजाफा हो गया। टैक्स नेट में हम नॉर्मली इजाफा करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू। आप अगर बाजार जाते हैं, एक साबुन खरीदते हैं, आप मुझे बताइए आप टैक्स कितना देते हैं उसके ऊपर, कितने परसेंट टैक्स? आई थिंक 17%, 16%। हाँ 16% है अप्रोक्सीमेटली, ठीक हो गया। 16% आप उस पर टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है। गवर्नमेंट इसका मतलब एक फकीर जो है उससे भी टैक्स ले रही है। जबकि वो मुल्क, यानी आप एक चीज देखें ना, अगर फर्ज करें आपके कारोबार है, आप अपना एक आपका करियाना स्टोर है, आपके पास 10 लोग ऐसे हैं जो आपसे हर महीने सौदा सेल्फ लेते हैं, और आपको पता है कि इन्होंने आपसे 2000 रुपए का सौदा सेल्फ लेना ही लेना है, ठीक है। तो जिसका ये मतलब वो आपको पता है कि आपके पास 20,000 की एक फिक्स्ड इनकम मौजूद है, राइट। तो आप अपनी चीजें उस 20,000 के इर्द गिर्द प्लान करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि यार ये तो पता नहीं मुझसे लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन कभी आपकी इनकम 5,000 हो रही है, कभी 20,000 हो रही है, कभी 1 लाख हो रही है, कभी हो ही नहीं रही, तो आपकी सिस्टम्स में अनसर्टेनिटी पैदा हो गई। इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेशन में मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में अपनी जाहिलाना सोच जो है वो बयान कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट टैक्स प्रैक्टिशनर, लेकिन मैं एक आम आदमी की जुबान जो समझता हूँ उसमें बात कर रहा हूँ कि आपका जो टैक्स है वो अगर डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी आपका जो टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस है, उससे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आती है, लोगों को पता होता है अच्छा यार हमें इतने पैसे आने हैं, इतने नहीं आने, इतने लोगों पे हमने स्पेंड करने हैं, तो गवर्नमेंट उसके मुताबिक एक अच्छा अपना प्रोसेस बना लेती है। एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि हमारे जैसे मुल्कों में ज्यादा चलते हैं, उनका टैक्स भी ठीक ठाक इकट्ठा हो रहा होता है, यानी तकरीबन 16% हर बंदा टैक्स दे ही रहा है जो भी चीज आप खरीद रहे हैं, और उसके अगेंस्ट, यानी फकीर भी आप कह लें टैक्स दे रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके अगेंस्ट फैसिलिटी किसी को नहीं मिल रही। जब लोग टैक्स फाइल करना शुरू करेंगे तो गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड बनेगा, और रिकॉर्ड के अगेंस्ट फिर उन्हें आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, तो ये समझने की जरूरत है। जी सॉरी, आप
मेरा जो अगला पॉइंट था ना, हाँ, मेरा जो अगला पॉइंट है बेसिकली सिल भाई वो यही है कि ये गवर्नमेंट ने एक काम तो कर दिया, ठीक है, अब इसके बेनिफिट, मैंने कहा इस ये जो मेरा अगला पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला क्यों लिया है और इसके इम्पैक्ट किस पे आएंगे, फाइलर्स पे क्या आएंगे, नॉन फाइलर्स पे क्या आएंगे, और एक आम आदमी की जिंदगी में इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, ठीक है। सबसे मेन चीज तो ये है कि सिल भाई देखें, जो हमारे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में इस टाइम जो करंट अकाउंट्स चल रहे हैं, ठीक है, उनकी तादाद ऑलमोस्ट 40 मिलियन के करीब है, यानी कि 4 करोड़ के करीब जो है वो करंट अकाउंट्स चल रहे हैं, आइदर इन द वे ऑफ इंडिविजुअल्स, आइदर इन द वे ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, आइदर इन द वे ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, ठीक है। बट उसमें जो टैक्स रिटर्न्स में जो अकाउंट शो हो रहे हैं अभी तक वो सिर्फ 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोगों ने सिर्फ उनको शो किए हैं। दैट मीन्स के एवरीबॉडी हैव 4 अकाउंट्स, यानी हर आदमी के इंडिविजुअली एवरेज 4 अकाउंट्स हैं जिससे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शंस कर रहा है, और टैक्स नेट में उन्होंने सिर्फ एक शो किया है, ठीक है। इसका नंबर 1 तो फायदा ये हो जाएगा कि जाहिर सी बात है कि जब आपके पास 4 अकाउंट्स की टोटल ऑप्शंस आ गई है हर बंदे के पास, आप इंडिविजुअली बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, आप ट्रांजैक्शंस को बूम देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट इस टाइम बेसिकली अगर आपने देखा हो, इसको मैं थोड़ा सा बैक पे लेके चलता हूँ कि अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को खत्म करने के लिए एक चीज की थी जिसको हमने कहा गया था कि प्राइस बॉन्ड्स जो थे, या जो बॉन्ड्स जिसे हम कहा जाता है, वो खत्म कर दिए गवर्नमेंट ने, तकरीबन खत्म कर दिए। 40,000 रुपीज से शुरू किया उन्होंने, उसको डॉक्यूमेंटेड किया, 25,000 रुपीज के एक बॉन्ड से वो खत्म किए। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 15,000 और 7,500 रुपीज के भी बॉन्ड्स जो थे उनको टोटली खत्म कर दिया। सितंबर तक लास्ट डेट चल रही है, उसके बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यानी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आ जाएंगे। जिनके यानी इशूड बॉन्ड्स हैं बाय नेम, सिर्फ वही बंदे इसके अंदर डील कर सकेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट का यानी पहला मकसद तो इसमें यह है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ से हम खत्म करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फाइलर्स होने का फायदा है, फाइलर होंगे तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ठीक है। अब लेकिन आप जिस पॉइंट डॉक्यूमेंट पर कैसे करेंगे जब आपके पास फाइलर नहीं होंगे? मैं वही बताने लगा। अब उसमें देखें, एक चीज ये है कि गवर्नमेंट काफी अरसे से ये कोशिश कर रही है कि एफपीआर को गवर्नमेंट तमाम अकाउंट्स की रसाई दी जाए, ठीक है। ये मैं वीडियो में ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि अभी तक हमें कोई एज सच नोटिफिकेशन नहीं आया कि गवर्नमेंट ने आइदर बैंकिंग सेक्टर को एफबीआर के साथ मर्ज कर दिया है या नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि ये ऑन स्पॉट जब रिकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे तो हमारे खिलाफ भी जा सकते हैं कि जी मौज ने ये बात ऑन रिकॉर्डिंग बात कर दी। अभी तक हमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया और ना ही गवर्नमेंट माइट भी इस तरह के कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, बैंक्स को स्पेशली। बट पॉसिबिलिटीज ये हैं कि चूंकि एफएटीएफ का बहुत ज्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, तो माइट भी पॉसिबिलिटीज ये है कि जहां एक तरफ गवर्नमेंट आसानी दे रही है लोगों को कि यार फाइलर नॉन फाइलर को टैक्सेशन की तरफ से राहत दी जा रही है, तो गवर्नमेंट की एक ये चाल भी हम इसे कह सकते हैं, या एक सेंस जिसे कह सकते हैं गवर्नमेंट की है कि यार हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं इकोनॉमी, लोग इस तरफ वापस आएंगे, ट्रांजैक्शंस बैंकिंग के थ्रू करें, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जारी बात है एफबीआर के बाद जब तमाम अकाउंट्स की रसाई हो जाएगी, यानी ऑन अ सिंगल क्लिक एक सीएनआईसी अगर एफबीआर डालेगा तो उसका पूरे पाकिस्तान का चट्टा खट्टा उठ के आ जाएगा कि एक पर्सन कितने बैंक अकाउंट चला रहा है। अभी तो ये हो रहा है ना कि जितने मेरे अगर फॉर एग्जांपल 5 अकाउंट हैं और मैंने एफबीआर में जस्ट एक अकाउंट शो किया हुआ है, तो एफबीआर के पास कोई अदर सोर्स नहीं है कि वो मेरे 4 अकाउंट्स कर ले, अनटिल अनलेस के कोई मेरे खिलाफ इंक्वायरी उठे, कोई दोस्त ही शिकायत कर दे कि जी हाँ ये मुआवजा अहमद है, इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये इनकी टैक्स रिटर्न से मैच नहीं करता, तो जरा काइंडली आप लोग इसको परसू करें। उसमें भी फिर इतना लंबा प्रोसीजर है कि वो बंदा उस टाइम तक दुबई या तो भाग चुका होता है या अंडरग्राउंड हो चुका होता है, नैब या एफआईए को मिलता कुछ नहीं है, एफबीआर को कुछ मिलता नहीं है। तो माइट भी ये अगला स्टेप हो सकता है गवर्नमेंट का कि इसको एडअप कर दिया जाए एफपीआर के साथ, ताकि एफपीआर इंडिविजुअली डेली बेसिस की जो रिपोर्ट्स हैं उनको खुद मॉनिटाइज कर सके। नंबर 1। नंबर 2, जो जैसे आप बाहर रहते हैं, आपने एक बहुत सारी चीज देखी होगी कि बाहर बैंक्स को एक सर्टेन अमाउंट तक कैश विड्रॉल्स की इजाजत होती है। लाइक किसी जमाने में तो मैंने पढ़ा था कि अमेरिका में जो एक इंडिविजुअल पर्सन था वो पर डे या पर चेक $100 तक कैश करा सकता था या 300 तक, और जो कंपनी अकाउंट थे वो कोई 5,000 या 10,000 तक डॉलर्स तक मैक्सिमम विड्रॉल कर सकते थे। ऐसा कुछ चीज एग्जैक्टली मुझे इस टाइम फिगर्स नहीं याद है, बट एक था। जो सेकंड चीज हमें सुनने में आ सकती है वो ये है कि गवर्नमेंट इस किस्म की एक इम्प्लीमेंटेशन कर दे कि जनाब टैक्स तो कुछ नहीं है, लेकिन आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा जो है वो कैश विड्रॉल्स नहीं कर सकते हैं।
आइदर फाइलर आइदर नॉन फाइलर। उसमें ये होगा कि हमारी जो P2B या बिजनेस टू बिजनेस या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक फ्लो में चल पड़ेंगी, जिसे कह सकते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा कि जो अगर हम रिसोर्सेज देखें प्रॉपर्टी के हवाले से, जो बहुत सारी मिलियंस और मिलियंस की जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में हो जाती हैं और उनके रिकॉर्ड नहीं आते गवर्नमेंट के पास। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद सबसे मेन चीज इसको ओपन करने के लिए यही है कि आप सबसे मेन चीज इसको इन लाइन लाया जाए, ये चीज बेहतर है। सही। नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे कि चीजों को इनलाइन लाया जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि इस चीज को प्रमोट करना पड़ेगा कि आपके टैक्स फाइलर्स जो हैं वो टैक्स फाइल करना शुरू करें। ये बात आपकी ठीक है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स होते हैं, FBR जिस तरह पाकिस्तान में, इनको रसाई होनी चाहिए पाकिस्तान में मौजूद हर किस्म के बैंक अकाउंट के साथ, और उनको पता होना चाहिए किस बैंक से किस तरह आ रहा है पैसा, किस तरह जा रहा है। शनाख्ती कार्ड को आप एक बेस बना सकते हैं, जिस तरह से बाहर के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है या सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, इस तरह से मुख्तलिफ होते हैं। तो इस तरह से आपके जो बेसिक आईडी है उसके अगेंस्ट हर चीज अगर मर्ज हो, गवर्नमेंट को मालूम हो, तो उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए अगर आप लीगल काम कर रहे हैं। लेकिन मसला पाकिस्तान में अगेन वही आ जाता है कि यहाँ पे सियासी इंतकाम भी होते हैं, फौजी हुकूमतें आती हैं, वो उनके अपने मसले मसाइल होते हैं, तो जिसकी वजह से लोग इसको वो करते हैं। एक्सपोर्ट्स पे आप चलते हैं, अगला जो आपने मुझे बताया था एक्सपोर्ट के हवाले से, क्या आप कह रहे थे कि उसके ऊपर भी कोई छूट दी गई है, उसको थोड़ा बिल्कुल बताएं। बिल्कुल, मैं अब उसमें दूसरी चीज, हाँ इसमें एक छोटा सा और पार्ट जो मेरा रह गया था वो बेसिकली ये था कि पिछले कुछ अरसे पहले तक जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, यानी कि अगर आप एक बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट्स करवा देते होते थे, यानी आप अपनी सेविंग्स को रखवा देते थे कि इधर कुछ मुझे पैसे मिल जाए, उसमें पेंशनर हजरात थे, उसमें बहुत सारे लोग थे, यानी जो अपनी सेविंग्स को बैंकिंग अकाउंट में फिक्स करवा देते थे या इधर मंथली बेसिस पे अमाउंट्स रखवाते थे कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाए। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने ये चीज शुरू कर दी थी कि फाइलर को 15% और नॉन फाइलर को 30% तक टैक्स जो है वो स्लैब था। यानी कि अगर एक बेचारे आदमी को 1000 रुपीज प्रॉफिट मिलता था तो फाइलर पर्सन को वो 150 रुपया कट जाता था ऑन स्पॉट, ऑन डिटेक्शन, यानी ऑन स्पॉट डिटेक्शन होती थी, और 850 रुपया प्रॉफिट मिलता था, और नॉन फाइलर बेचारे को 700 रुपया मिलता था, 300 रुपया टैक्स कट जाता था। वही बात जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली आपने बात की थी, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने उस शरह में बढ़ा दी थी, वो भी दोबारा से गवर्नमेंट ने कम करके उसको टोटली फ्लैट रेट 10% पे कर दी थी, ठीक है। प्लस उसके अलावा जो एक्सपोर्ट के वाले से या डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्सेशन थी वो ये थी कि एक्सपोर्ट जो लोग, यानी IT सेक्टर जो हमारा एक इस टाइम बड़ी एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है बेचारा, आइदर इन फॉर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन एक्सपोर्ट, या गेमिंग इंडस्ट्री हमारी जो है वो काफी ज्यादा एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, जिसे कह सकते हैं। लोग काफी ज्यादा गूगल के साथ हो गया या डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ काम करके गेम्स अपलोड कर रहे हैं और उससे काफी ज्यादा अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं। पूरी दुनिया से बहुत अच्छा रेवेन्यू जो पाकिस्तान में आ रहा है वो यानी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के थ्रू आ रहा है, IT एक्सपोर्ट पे। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में 1% के हिसाब से एक टैक्स लगा दिया था। एग्जैक्टली मैं अगर पढ़ दूं उसको, वो था तकरीबन जो है 1% इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जी, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। वो अब गवर्नमेंट ने जो है वो IT सर्विसेज या IT सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो उनको जो है वो टोटली दोबारा से खत्म कर दिया। यानी वो तकरीबन एक अच्छी अमाउंट बन जाती होती थी कि यानी अगर आप सालाना $1 लाख का भी काम कर रहे होते थे तो वो यानी 1% भी आप देखें तो वो तकरीबन $1000, वो एक बहुत पाकिस्तानी एक जो इंडिविजुअल पर्सन है, ये एक छोटा सॉफ्टवेयर हाउस वाला भी था, तो उसके लिए भी 1.5-2 लाख रुपया एक यार बड़ी करोड़ हैवी पे अमाउंट लाख होती रुपया थी। अगर गवर्नमेंट को दे देते हैं आप, तो इसमें क्या मसला है, मुझे ये बताएं ना। नहीं देखिए, ये एक वो टैक्स था सर जो इंडिविजुअल आप गेन टैक्स भी दे रहे हैं, आप प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे थे आप, यानी कि क्या कह सकते यार हैं सैलरीज पे भी टैक्स काट रहे हैं। मुआज दुनिया सारी में ऐसे ही होता है, प्रॉपर्टी टैक्स अलग होता है, इनकम टैक्स अलग होता है, GST अलग होते हैं, यानी आपके जो सेल्स टैक्स होते हैं, ये दुनिया सारी में ऐसा ही होता है। नहीं आपको नहीं मुख्तलिफ देखिए, चीजों पे मुख्तलिफ टैक्स देना पड़ता है। इसमें तो कोई बिल्कुल एक्सपोर्ट के अलग होते देखिए, हैं, ड्यूटीज होती हैं, इंपोर्ट की अलग ड्यूटीज होती हैं, ये तो प्रॉब्लम, ये तो दुनिया सारी में हुकूमतें ऐसी तो चलती हैं। बिल्कुल चलती हैं। सिल भाई देखें, उसमें एक चीज ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करें, ये बातें हमें तब अच्छी लगेंगी
या हम तब उस टाइम इस बातों को वाकई कह सकते हैं कि यार कनाडा में ऐसा होता है या अमेरिका में ऐसा होता है, यूके में ऐसा होता है, जब हमारी जो ट्रेड यानी जो है ना हमारा डेफिसिट वो पूरा हो सके। एक तरफ हमें शिद्दत से जरूरत है एक्सपोर्ट्स की कि हम उसको लीगली वेज में बाहर भेजें ताकि हमारे पास रेवेन्यू आए, ठीक है। ये मैं मेरे पास अभी करंट की फिगर्स तो एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो देखी है कि हमारे कानूनदान ही है, इकोनॉमिस्ट है, उनकी मैंने वीडियो देखी। वो कहते हैं कि सन 2001 में पाकिस्तान अगर एक 100 रुपए की इंपोर्ट करता था, एक $100 की यानी कि एक्सपोर्ट करता था, तो जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो 110 और 120 और $125 तक की एवरेज थी। यानी कि अगर सादे अल्फाज में समझा जाए तो 100 रुपए की इंपोर्ट करते थे तो 125 रुपए की इंपोर्ट करते थे तो 100 रुपए की एक्सपोर्ट हो जाती थी। ये सन 2001 तक की बात है। उस टाइम क्या होता था, 25 पे कोई फॉरेन रेमिटेंसीज आ जाती थी, कुछ हम कर्जे ले लेते थे, कोई चीज यानी अदर रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते थे, गुजारा हो जाता था। आज की जो लास्ट ईयर की सर अगर आप एनालिसिस देखें तो आपकी जो $100 की एक्सपोर्ट है उसके अगेंस्ट आपकी 250 $225 की इंपोर्ट्स हैं सर। अगर आप उस $100 के ऊपर भी 1% टैक्स लगा देंगे तो एक्सपोर्टर तो कहेगा भाई मैं नहीं काम करता, ठीक है। तो इस टाइम हमें हाईली रिकमेंडेड है, स्पेशली आईटी सेक्टर जो बेचारा उसको कोई बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं आपको। आप देखें कि इवन दैट लाहौर में अच्छा इंटरनेट तक अवेलेबल नहीं है। मुख्तलिफ आज हम लाहौर की बात करते हैं तो आपको लाहौर के 70% एरियाज में फाइबर नेट अवेलेबल नहीं है सर प्रॉपरली। इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट की बात करें तो आपके पास गवर्नमेंट लेवल पे पीटी सेल जैसी कंपनीज के पास एक अच्छा वायरलेस इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। आपके पास वतीन एक अच्छा अल्टरनेट आया था बट वो भी ठीक नहीं है। मतलब आप ये देखें कि अगर आईटी सेक्टर इन हालात के बावजूद भी काम कर रहा है, एक नवाज शरीफ साहब से 100 इख्तलाफात हों, उन्होंने एक कोशिश की थी कि ये फ्री लैपटॉप्स दिए, ठीक है। उससे ये हुआ कि हमारे बहुत सारे फ्री लांसर्स को मौका मिल सका। वो कोशिश कर रहे थे कि लाहौर को एक आईटी सिटी बनाया जाए, फ्री वाईफाई का कॉन्सेप्ट दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कम से कम आईटी सेक्टर में ये चीजें तो हम कर सकते हैं कि यार आप टैक्स फ्री हो जाएं, आपकी जो रेमिटेंसीज आ रही हैं आप उस पर तो पैसे ना दें। ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, मैं समझता हूँ जो होना चाहिए था। अच्छा, आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसको हम बहस को थोड़ा सा रैप अप करते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान को करनी चाहिए और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, लेकिन जो असल प्रॉब्लम आता है ना वो प्रोसेस में आता है। पाकिस्तान से शिपिंग करना एक बहुत बड़ा अजाब है। अगर अब मैं पाकिस्तान से कोई चीज मंगवाना चाहूँ, क्योंकि मैंने कोशिश की थी इसके ऊपर, मैंने थोड़ा सा काम किया था। पाकिस्तान से अगर आप कोई चीज मंगवाते हैं, शिपिंग एक बहुत बड़ा अजाब है। उसके बाद आप अगर पाकिस्तानी, बाय द वे, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, कंपनीज नहीं है, प्रोफेशनलिज्म का इनहितात है। हमारे पास इंजीनियर्स जो हैं वो हम पिछले दिनों, आपने शायद वीडियो देखी होगी, सेलिब्रेट कर रहे थे कि जी एक इंजीनियर जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है बंदे ने, और वो कराची में चिप्स की रेडी लगा के अपना कारोबार शुरू कर रहा है। तो कहने का मकसद ये, भाई तुमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्यों, तुम जाके कुछ और कर लेते। तुमने यानी अपना टाइम और पैसा दोनों चीजें वेस्ट किए गलत जगह के ऊपर। हालांकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप बड़ा कुछ अच्छा कर सकते हैं। कहने का मकसद बात करने का ये है कि ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ बेशक के मौजूद हैं और हमें उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस के अंदर छूट एक लेवल तक आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप टैक्सेस को बिल्कुल खत्म कर देंगे, मेरा ये पॉइंट था, 1% वॉज नथिंग। जो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है ना, उसको अगर 1 लाख रुपया ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है तो इसमें कोई बड़ी रकम नहीं है। ये 1% टैक्स मेरा ख्याल से बहुत अच्छा वो था। खैर एनीवेज, ये अब हुकूमत के काम है, हुकूमत जाने। और मेरा ख्याल से इतना टैक्स गवर्नमेंट को चार्ज करना चाहिए और लोगों को भी टैक्स देना चाहिए। तो टैक्स देंगे तो हुकूमत आपको वापस आपको जो है आपके ऊपर पैसा लगा सकती है। हुकूमत के पास आसमान से पैसे नहीं गिरते, IMF की कर्जा हम इसीलिए अपने ऊपर चढ़ा के बैठे हुए होते हैं। जिहाद करने का बड़ा शौक है, टैक्स देने का शौक नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। टैक्स देना सबसे बड़ा जिहाद है आज के टाइम में। ऐसे ही है। अभी पिछले दिनों अगर आपने नोट किया हो तो एक बड़ा इशू चला था। एक कोई यंग सहाफी है, रीमा उमर है आई थिंक, उन्होंने किसी जियो के प्रोग्राम में कहा कि जी चाइना में करप्शन की इकोनॉमी जो है वो बड़ी ज्यादा चलती है। उस पर बड़ा इशू बना कि जी इमरान खान साहब ने क्योंकि चाइना का निजाम की बात की, तो उन्होंने कहा चाइना की तो इकोनॉमी ही करप्शन के ऊपर है। तो लोगों ने कहा ओ ये तो करप्शन को सपोर्ट कर रही है जी, ये तो इन्होंने बड़ी बेवकूफाना बात कर दी है।
तो असल में हकीकत यही है कि दुनिया में बहुत बड़ी, आप कह लेंगे, ड्रग मनी और माफिया मनी, ये सारी चीजें चाइना में होती हैं। तो वहां पे का सिस्टम भी बिल्कुल डिफरेंट है। वो सिस्टम अगर पाकिस्तान में लाने की कोशिश करें तो पाकिस्तानी पागल हो जाएंगे 2 दिन के अंदर अंदर। पाकिस्तानियों को हमें कभी टर्की का और कभी कहीं कहीं का निजाम चाहिए होता है। खैर, बात एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे चल रही है। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। और माज, आपने एक वीडियो शेयर की थी, उसको हम अपने लोगों को दिखाते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी जी, तो माज, आपने वीडियो शेयर की, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बात करना चाह रहे थे इस वीडियो के हवाले से। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये मुझे कुछ दिनों पहले रैंडमली यानी फॉरवर्ड हुई ये वीडियो और मैंने देखी, और मैं ना चाह के भी इसको जो है ना, मतलब वो डिलीट नहीं कर सका। कि मेरा था कि इसके ऊपर हम एक छोटी सी डिस्कशन रखें, राइदर के, मतलब हम किस किस्म जा रहे हैं। मतलब ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली पाकिस्तानी वीडियो तो नहीं है, ये कोई अरब की या इस टाइप की कोई वीडियो है आइदर। या हम इस तरह के डिफरेंट हम सीन्स कॉमनली देखते रहते हैं, वो आइदर यानी ब्रिटिश इकोनॉमी हो या कोई यानी वेस्टर्न कल्चर हो या लोकल कल्चर हो, पाकिस्तानी, इंडियन या एशियन कल्चर हो, इस तरह की हमें बहुत सारी चीजें नजर आती रहती हैं। ठीक है, तो बीइंग अ मतलब हमारे यहाँ जो मुझे समझ आती है कि वो ये है कि रिलेशनशिप्स जो है ना वो एक हॉबी की तरह हम लोग अपना लेते होते हैं। ठीक है, हम लोग रेडी नहीं होते रिलेशनशिप्स के लिए, हम लोग रेडी नहीं होते शादी के लिए, हम रेडी नहीं होते बीइंग अ पेरेंट बनने के लिए। हमें पता ही नहीं होता कि पेरेंटिंग है क्या। हम लोग अपने आप से सारी उम्र मुआवजना करते रहते हैं कि यार ऐसे सानू भी नहीं मिलिया सी, ऐसे तेनू नहीं मिलिया सी, ऐसे एनू नहीं मिलिया सी। एक टिपिकल लाइंस जो हैं जो हम लोग उससे आगे नहीं निकले, और हम अपने ही महरूमियों का बदला जो मैं समझ सकता हूँ कि वो हम अपनी औलाद से ले लेते हैं। समटाइम हम यानी अपनी महरूमियों का बदला ले रहे होते हैं, या जो अपने आपस के डिफरेंसेस होते हैं, मियाँ बीवी के आपस में जो इख्तलाफ होते हैं, वो हम कहीं तो निकाल नहीं पा रहे होते। वो फिर हम तंग आके जो है वो इस किस्म की जो हरकतें होती हैं वो हम बच्चों में बच्चों के साथ निकालते कर हैं। रहे होते हैं, और हम बेसिक निकाल देते हैं। और हम आए रोज देखते हैं इस तरह की। ये पहली वीडियो नहीं है, जो आपने देखा होगा कि औलाद भूख से तंग था तो जो है औलाद को जहर दे के मार दिया। ये वाले मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हुई तो गला काट दिया बच्चियों का, या इस तरह के बहुत सारे इश्यूज मुझे समझ ये नहीं आते हैं कि हम 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए आज तक। सन 2021 में हम ऑफिशियली रह रहे हैं यानी कि। तो एक चीज मैं समझता हूँ कि इस किस्म की भी गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे एक पेरेंटिंग नामी कुछ चीजें होनी चाहिए, जो सिचुएशंस होनी चाहिए, जो मैरिड कपल्स को ये चीजें हल्की फुल्की सिखाएं कि यार अगर आप रेडी नहीं है बाप बनने के लिए या माँ बनने के लिए रेडी नहीं है, तो आजकल के दौर में ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आप ना बन सकें या ना बनना चाहें। ठीक है, लेकिन अगर आप रेडी हैं तो फिर आप आप इसको चाहते हैं जो सारे कोरोना वैक्सीन लगवा लें? नहीं नहीं, कोरोना वैक्सीन से तो मैं समझता हूँ ज्यादा होंगे, देख लीजिएगा। ऐसे ये जो बातें हैं ना, पाकिस्तानी कहते थे जी पोलियो के कतरे पिला दो तो कुछ नहीं होता। आज तक जिसको भी देख तो 15-15 बच्चे हैं यार, कौन से हाँ। पोलियो तो वो तो नस्ल बढ़ गई है। मुझे तो लग रहा है उन्होंने कम करने वाली नहीं बढ़ाने वाली डाल दी थी दवाई। बढ़ाने, वो तो गलती हो हमारे गई थी यहाँ थोड़ी सी। हाँ, तो मिकदार अच्छा, ज्यादा डाल दी मसला थी या तो वो मसला असर नहीं की मसला थी। पता है क्या है? हमारे यहाँ ना थोड़ा सा माहौल का प्रॉब्लम है। हम, अगर आप नोट करें तो हम स्पेशली हमारे पंजाबी कल्चर के अंदर एक चीज होती है कि बच्चा गाली बड़ी अच्छी दे रहा है, वाह वाह कितना क्यूट लग रहा है गाली देके, ठीक है ना। वो गंदी सी माँ बहन की कोई गाली बच्चे को सिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखो कितना हाँ क्यूट लग रहा है। और वो बच्चा वाकई में उस टाइम पे तो क्यूट लग रहा होता है, क्योंकि वो अपनी तोतली जुबान में गाली दे रहा होता है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होके अपने माँ बाप, चाचे, मामे, ताए, दादे, किसी को भी वही गाली जब वापस देता है, या उसके सामने वो गाली दे रहा होता है, फिर हम कहते हैं कितनी गंदी जुबान है इसकी। तो ये चीजें हाँ हमें जो है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। फिर हम अक्सर अपने माँ बाप के साथ
ऊंचा बात करते हैं, मैं खुद भी इस चीज का गिल्टी हूँ, कभी कभार हो जाता है मुझसे, लेकिन ये कि जब हम बात करते हैं तो हमारी औलाद देख रही होती है, तो ये चीजें सारी पेरेंटिंग के अंदर आती हैं। हमें अपनी लोगों के सामने अपने बच्चों के सामने अपने जो बिहेवियर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा गौर करने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी चीज यार ये है कि अगर आप नोट करें तो हमारे यहाँ, क्योंकि एक चीज और होती है, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने मारा था इसलिए मैं भी अपने बच्चों को मारूंगा, तो ये भी एक चीज होती है। तो ये जिस तरह वीडियो आपने दिखाई थी उसके अंदर वो मेरा ख्याल से उसको चलना सिखाने की कोशिश कर रहा है और वो उसको फेंटा फूंटा उसको भी इसी तरह चलाया होगा, इसीलिए बेचारा अजीबो गरीब सा एबनॉर्मल हो चुका है। बच्चे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं जब आप उन्हें बचपन में मारते हैं, और ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती। ये जब बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर वो वहशी, जुनूनी और अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहा होता है, और यही वजह हमारे माशरे में जुनूनियत है। हम एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते, हम एक दूसरे को काटने को दौड़े होते हैं। आप किसी से जरा सा इख्तिलाफ करें, वो आपको पे हर किस्म का फतवा लगाने को तैयार हो जाता है। उसका एक मेन रीजन यही है कि आपकी वो बात जो बचपन में आपके ज़हन में एक चीज डाल दी जाती है ना कि हर चीज मार से होती है, मारे बगैर बच्चा सीख नहीं सकता, डंडा पीर जरूरी है, ये चीजें लोगों के लिए बड़ी वो होती हैं। तो खैर अल्लाह करे इसके ऊपर कोई हो, लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत या प्राइवेट लेवल के ऊपर जब तक लोग खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे, हुकूमत इस पर कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत सिर्फ एक काम कर सकती है कि इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जाएं, इस तरह के ड्रामास बनाए जाएं। ये जो उल्टी सीधी किस्म की चीजें मीडिया पे चल रही होती हैं, इनके बजाय ऐसे ड्रामास बनाए जाएं जिसमें इनडायरेक्टली लोगों की जहन साजी की जाए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था परवेज इलाही साहब का, मार नहीं प्यार, अगर आपको याद हो। तो उस वक्त स्कूलों में ये स्लोगन्स लगना शुरू हुए थे, तो इसको दोबारा चलाना चाहिए। बल्कि मैं पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ा तो वहां पे अच्छी खासी मार पड़ा करती थी। तो हमारे एक दोस्त था, उसने टीचर को बोला मार नहीं प्यार, उसने कहा ये सरकारी स्कूल में होता है, इतने मार ही पेगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये फिर इम्प्लीमेंट हो तो फिर प्रॉपर होना चाहिए। तो कहने का यानी बात का ओवरऑल मकसद ये है कि हमें माशरे की आबियारी के लिए इनडायरेक्टली कोशिशें करनी चाहिए, और ये आपका मेरा हम सबका फर्ज है, ये सिर्फ हुकूमत का फर्ज नहीं। हर चीज हम उठा के ना हुकूमत पे डाल देते हैं। अगर फर्ज करें मेरी गली के अंदर गंद पड़ा हुआ है और मैं 4 यंग बच्चे मिला के अपने साथ उस गंद को हटाता हूं, तो जो बड़ा वहां पे गंद फेंक रहा है ना, मैं 2-4 दफा हटाऊंगा तो 5वीं दफा उसको भी शर्म आएगी, यार ये बच्चे हटाते हैं। तो ये चीज हमें सोचने की जरूरत है कि हमने क्या करना है। हर चीज गवर्नमेंट पे डालने के बजाय हम कोशिश करें कि अपनी मदद आपके तहत क्या चीजें बेहतर कर सकते हैं। अगर हम ऐसे देखेंगे किसी बच्चे को उसका बाप मार रहा है, उसको जाके रोकें वहां पे, तो हमें खुद से भी कुछ करने की जरूरत है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं मुआज। पाकिस्तान का इमेज जो है सर वो बड़ा खराब हो चुका है दुनिया के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारे पिछले दिनों एक डीजी रेंजर्स जो है उन्होंने कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए फरमाया कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो मीडिया या इस तरह के लोग खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान में 3 एसिड विक्टिम्स होते हैं और इतना बड़ा वावेला मचा दिया जाता है। और अगर बरतानिया में जो है पता नहीं 700 या पता नहीं उन्होंने कितने केसेस बताए। तो इसके अंदर जनाब पहली बात तो ये है कि डीजी रेंजर साहब को का ये डोमेन ही नहीं है कि वो इसके ऊपर बात करें, नंबर 1 एज ए डीजी रेंजर्स। दूसरी चीज ये है कि नहीं अपने काम नाल काम रखो भाई, तुसी की किथे किथे आ रहे हो। दूसरी बात ये है कि उनको ये जो 3 औरतों के जलने का फिगर है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा उन्होंने कहां से लिया। पहली बात तो ये गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो इस तरह के विक्टिम्स को रिकॉर्ड करे। इस तरह के विक्टिम्स गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ही नहीं होते। इसके ऊपर इवन के एफआईआर भी नहीं काटी जाती, क्योंकि इसको घरेलू मामला और हादसा करार देके इस पे एफआईआर काटती ही नहीं है हमारी पुलिस जो है। जो प्राइवेट एनजीओज हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके फिगर्स के मुताबिक तकरीबन 1400 से ज्यादा औरतें जो हैं वो इसका निशाना बन चुकी हैं, एसिड विक्टिम्स हैं। पाकिस्तान में 2007 से लेकर 2019 तक की जो फिगर्स हैं, अगर आप गूगल करना चाहें गूगल कर सकते हैं, फिगर्स हैं। मैं कोशिश करूंगा स्क्रीनशॉट भी लगा दूं इस वीडियो के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपको अगर आप यानी इसको बरतानिया से उन्होंने इसको कंपैरिजन किया तो बरतानिया में भी तकरीबन इतना ही फिगर मौजूद है। लेकिन बरतानिया में जो मसाइल हैं और हमारे मसाइल हैं उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ नॉर्मली औरतों के साथ ये जुल्म होता है, बरतानिया में मर्द औरत दोनों के साथ ये प्रॉब्लम होती है
क्योंकि वहां पे किसी के साथ लड़ाई हुई, किसी ने एसिड फेंक दिया, किसी ने चाकू मार दिया, वहां का क्राइम वो क्राइम है। अगर आपने उसको इसके साथ कंपैरिजन करना है, फिर आप कराची के जो कत्ल होते हैं, टारगेट किलिंग होती है, उसको भी डाल दें, बम धमाके होते हैं उसको भी डाल दें, तो फिर तो पाकिस्तान बड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना। तो कहने का मकसद ये सबसे पहली चीज डाल दें। हाँ, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये चीज देखने की जरूरत है, पाकिस्तान का इमेज अगर हमने बेहतर करना है तो हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करना पड़ेगा। हम वो कहते हैं ना, पेंट पूंट मार के तो दीवार के ऊपर कहते हैं बस दीवार अच्छी होगी, पीछे दीवार कच्ची होती है। ऐसे ही है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, हमारा इमेज ऐसे बेहतर नहीं होगा कि हम कह रही है ऐसी तो कुछ कितना ही नहीं। ऐसे ही। अच्छा, उसमें एक चीज ये है जिल भाई कि आपकी बातें 101% बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, कि मीडिया जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ, हम प्रिंट मीडिया नहीं उसको कहा जा सकता, हम उसको सोशल मीडिया को नहीं काउंट किया जा सकता, या हम उसको टेलीविजन मीडिया या ऑन स्क्रीन मीडिया को नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। इंडिया की एक मूवी है बाजार, सैफ अली खान की, अगर आपने वो देखी हो, उसके अंदर बेसिकली मैं मूवी का रेफरेंस सिर्फ इसी वजह से दे रहा हूँ, उसके अंदर एक फेक न्यूज है, नेटफ्लिक्स की सीरीज है बिल्कुल। हाँ, वो उसमें बेसिकली वो बताते ही हैं कि एक खबर को क्रिएट कैसे किया जाता है, ठीक है। यानी उसमें वो लड़का बताता है कि जनाब हम एक फेक अफवाह उड़ाते हैं, सुबह सुबह के करीब न्यूज़पेपर्स में शाया होती है वो चीज, ठीक है। सुबह 8 बजे की हेडलाइंस जो होती हैं उसके अंदर वो चीज चलाते हैं हम लोग, 9, 9:30, 10 बजे तक हम लोग जो है वो सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट्स पे ट्रेंडिंग आ चुका होता है ये, ठीक है। 10-11 बजे तक जो है वो एक खबर की तश्कील हो चुकी होती है, यानी 50%। रहा सहा जो काम होता है वो हम क्या करते हैं, जो ब्लॉगर्स, फेमस ब्लॉगर्स हैं या जो वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स जो जिनको लोग रैपिडली रीड करते हैं, या पॉडकास्ट जो रीड करते हैं यानी लोग या सुनते हैं, हम लास्ट हमारा वो होता है कि क्या होता है कि अगर आइदर हम चेक कर लेते हैं हमारा मफाद पूरा हो चुका है तो उसके फिर भी हम लोग पॉडकास्ट और ब्लॉगिंग्स में डाल देते हैं कि नहीं ये गलत है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे एक न्यूज आ जाती है मशरी के नाम से, या इवन डेली पाकिस्तान वगैरह जो लोग हैं इन्होंने स्टार्ट में अपनी पब्लिसिटी करने के लिए स्पैमिंग इनको हम बोलते थे, इतनी बड़ी सी खबर लगी होती थी दुनिया में ऐसे हो गया और वैसे हो गया और अंदर खोलें तो कुछ भी नहीं होता था। तो वो बेसिकली आखिरी शक्ल जो दी जाती थी वो ब्लॉगिंग के थ्रू दी जाती थी कि इधर ये खबर ठीक भी थी, ये जस्ट एक अफवाह उड़ी थी सुबह, लेकिन उस टाइम तक एक पर्सन या एक इदारे या एक सोसाइटी या एक माशरे का काफी हद तक जो नुकसान है वो हो चुका होता है। आइदर अगर आप इन टर्म्स ऑफ देखें, वो चूंकि एक पूरी मूवी बनाई गई थी स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो वो कहते हैं कि ये 2-2.5 घंटे की जो एक फेक न्यूज होती है ये किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी की रेपुटेशन खराब करने के लिए काफी हो जाती है, ठीक है। सेम लाइक थिंग के बात बिल्कुल ठीक है। मैंने इंडिया की एक पूरी रिपोर्ट पढ़ी, उसने ये बात की, उसने कहा कि इंडिया में हम लोग बात कर देते हैं कि जी रेप, बहुत ज्यादा रेप है, ठीक है। अगर रेप को आप डिवाइड करें इबादी के हिसाब से यानी पॉपुलेशन पे डिवाइड करें तो इंडिया आज भी कुछ 26-27वें नंबर पे आता है। यानी उसने कनाडा की भी एग्जांपल्स दी, अमेरिका की भी दी और डिफरेंट और कंट्रीज की दी कि वहां पे जो अगर आप बात कर देते हैं सिर्फ रेप के हवाले से, बात आ जाती है कि गाड़ियों में रेप हो रहा है, चलती बसों में रेप हो जाता है, सड़क पे रेप हो रहा है, तो वो कहते हैं कि उसको रेशो को एनालाइज करें कि आइदर बाकी लोगों का भी तो कसूर है ना। फिर अगर हम बाहर की बात करते हैं ना, अगर बड़ा पुराना सा वो एक वाकया भी है कि चाइना के अंदर एक रेप हुआ, तो यानी उन्होंने जो एक सर्कल था यानी एक बच्ची को खड़ा किया कि तुम अपनी आवाज लगाओ, उस सर्कल में उन्होंने कहा कि जी जहां तक आवाज जाती है वहां जो जो बंदा अवेलेबल था सबको उठा के ले आओ, ठीक है। तो अगर एक इंडिया में एक चलती बस में रेप हो रहा है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट या मीडिया का कसूर नहीं हो सकता, वो उन 50 लोगों का भी उतना ही कसूर है जिन्होंने वो देखी तो सही लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी, उन सबको भी सजा दें तो सारा कुछ ठीक एकदम से होगा। बात फिर वही आ जाती है कि सजाएं जो भी आपने की कि चाइना वाली अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें या मलेशिया वाली करें या इवन डैट ये तुर्की वाली करें तो हम पाकिस्तानी माशरा वो भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो काइंड ऑफ हम ये समझ सकते हैं कि मीडिया वाली कर लेगा तो तुर्की में बड़ा खुला माहौल है, तुर्की वाली कर लेगा। कोड़े नहीं पड़ते वहां पे भी? नहीं वहां पे सब चिल है, अब जायज कर दिया है। हाँ, लेकिन ये कि अच्छा देखो इसमें 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज ये है कि रेप में और कंसेंशुअल सेक्स जो होता है, कंसेंशुअल, उसमें फर्क होता है,
ठीक है ना, पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी चीज के आपको ये चीज देखने की भी जरूरत है, अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इमेज की, तो मैं उसके ऊपर रहता हूँ। देखो, पहली चीज ये है कि हमें ये चीज देखनी है कि हमारे मसाइल क्या हैं। पहली चीज तो हमें उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अगर हम ये कहेंगे कि यार आप लेपापोती करके बस अच्छा अच्छा हरा हरा वो सावन में वो कहते हैं ना गधे को हरा हरा नजर आता है, तो ये वो वाली बात हो जाएगी। आपको सब कुछ हरा हरा नजर आएगा और असल में कोई आप इसको ठीक तरीके से अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। पहली चीज, सबसे पहली तो है मसाइल को एक्सेप्ट करना। एसिड विक्टिम पाकिस्तान का एक मसला है, ठीक है। हमें ये चीज समझने की जरूरत है। अभी उन्होंने कहा जी कि इंग्लैंड के अंदर इतना कुछ होता है, वहां पे तो उधर के लिए तो मूवीज नहीं बनती। फिर उन्होंने मोहतरम ने ये बोला कि जो शर्मीन अबैद चुनाई के ऊपर बेसिकली ही वाज कि हमारी अगर कोई 3 होते हैं और उनके ऊपर मूवी बना दी जाती है तो वो कहते हैं जी वाह वाह वाह, ये तो इसको तो ऑस्कर दे दिया जाए और समथिंग लाइक दैट। अब मजे की चीज ये है कि इंडिया में पिछले दिनों एक मूवी बनी थी छपाक, आपने सुना होगा, राइट? तो या हो सकता है आपने देखी होगी। छपाक एसिड विक्टिम्स पे मूवी बनी है, ठीक है। और उसी के ऊपर वो, यानी उसके ऊपर वहां पे एनजीओस काम कर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है वहां पे। तो नहीं कहते हैं हमारा गलत इमेज दे रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर जो है द डर्टी गॉड के नाम से एक मूवी है, वो एसिड विक्टिम्स के ऊपर बनी हुई है। कहने का मकसद ये, इस तरह से बहुत सारी मूवीज दुनिया में बनती हैं और उनको एक पजीराई एक लेवल तक मिलती है। ऑस्कर में पजीराई इसलिए नहीं मिली कि पाकिस्तान में एसिड विक्टिम्स के ऊपर बनाई है, ऑस्कर में उसकी क्वालिटी, उस कैटेगरी में क्वालिटी की वजह से उसको जो है मिला है। हमारे यहाँ मलाला को अगर नोबेल प्राइज मिल जाता है, हम कहते हैं ओ हो ये तो यहूदी साजिश हो गई है। हमारे यहाँ डॉक्टर अब्दुल सलाम को अगर आप नोबेल प्राइज मिलता है तो हम कहते हैं ओहो अहमदी था ना इसलिए दे दिया। हम इन चीजों के अंदर लगे रहते हैं और हम ये नहीं देखते कि मौलवी बच्चे का रेप कर रहा है। मैं बल्कि एक बड़ा मजेदार पोस्ट थी और अफसोसनाक भी थी वैसे, कि मैंने एक बच्चे को, मौलवी बच्चे को रोते देखा, मदरसे के बच्चे को, कि तुम क्यों, मैंने उससे पूछा तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मौलवी ने मेरे साथ ज्यादती कर दी है। तो मैंने उससे पूछा तो कि तुमने ये जो पिस्तौल लटकाई हुई है किस लिए लटकाई हुई है? तो उसने कहा मैंने तौहीन रिसालत करने वाले के लिए ये लटकाई हुई है। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास, हम मौलवी को कुछ नहीं कहते, जो मर्जी कहता रहे, जो मर्जी करता रहे। हमारे यहाँ जो ताकतवर तबका है हम उसको कुछ नहीं कहते, हम अपने मसाइल के ऊपर पर्दा डालते हैं। ये जो मसाइल पे पर्दा डालने वाली बात है, मेरा मकसद बात करने का, उसको खत्म करें और उसके बाद हम आगे देखते हैं अब उनका हल कैसे निकालना है। अगर मेरे अंदर चोरी करने की आदत है, अल्लाह माफ करे, लेकिन अगर मैंने चोरी करने की आदत है और मैं उसको मानूंगा ही नहीं मैं तो चोर हूं ही नहीं, तो मैं उसको ठीक नहीं कर सकता। अगर एक नशई है, वो जब तक उसका पहला स्टेप ही होता है कि वो कहता है यार अच्छा हाँ मैं नशा करता हूँ, लेट्स फिक्स इट, फिर वो नशा फिक्स कर सकता है, वरना वो कभी फिक्स नहीं कर सकता। तो ये चीज हमें सबसे पहले ये देखनी है, ये चीजें। आप आज आप देखें ना, अगर ट्विटर पे जाके, तो पाकिस्तान में जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं उसमें से एक ट्रेंड है हैशटैग तालिबान। जो टॉप 10 ट्रेंड्स है ना पाकिस्तान के आज, उनमें हैशटैग तालिबान, और उसकी जाके आप ट्वीट्स देखें, उसके अंदर वो माय हीरो तालिबान तो पता नहीं क्या दुनिया से आसमान से उतर के आ गए। ये मजार शरीफ का ये लोग वाकया भूल जाते हैं जो बगैर तालिबान को सपोर्ट करते हैं। ये भूल जाते हैं कि तालिबान ने वहां पे क्या हरकतें की हुई थी। ये भूल जाते हैं कि इन्हीं तालिबान की बेसिकली ब्रांच है पाकिस्तानी तालिबान। तो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। एक आइडियोलॉजी है, एक मेंटालिटी है जो कि एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी है। जब तक हम इनको सपोर्ट करते रहेंगे, ना हम माजरत के साथ फैटफ से निकल सकते हैं, ना दुनिया में हमारा इमेज ठीक होगा। तो ये चीज हमें बड़ा क्लियरली समझने की जरूरत है। आज वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके अंदर जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट हैं, अगर वो उनको कहीं भी नहीं, हमारे पास तो व्हाइट सुप्रीमिस्ट होता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ये जो नस्ली इंतहा पसंद है ये तो होता ही नहीं है। तो ये गलत होगा ना, यहाँ पे है, मौजूद है। अभी चंद दिन पहले जिस शहर में मैं रहता हूँ, कैलगरी के अंदर, यहाँ पे इस तरह के हेट क्राइम्स नहीं होते थे। पिछले दिनों उन्होंने एक लड़की को हैरेस किया है, उसको मारा पीटा है। यहाँ पे कनाडा का शहर सस्कैचुअन है, वहां पे एक बंदे के साथ वो हुआ, उन्होंने अच्छे खासा उसको मारा पीटा, उसकी दाढ़ी शाड़ी काट दी है मुसलमान होने की वजह से। लंदन में जो एक वाकया हुआ है, हम कुछ ये लंदन ओंटारियो की बात करूं, कनाडा के अंदर ही, उसका अभी हमें पिछले दिनों हमने देखा है। कहने का मकसद ये, अब अगर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर के ओहो नहीं यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम उसको गालियां देते हैं।
मैं एक एग्जांपल बुश कह दे या बाइडन अभी जो है वो मौजूदा वो कह देती हमारे यहाँ तो हेट क्राइम्स होते ही हैं, तो हम कहते हैं हो ये देखो ये इसको छुपा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं छुपा रहे इन चीजों को, हम भी तो यही हरकतें कर रहे हैं ना। तो ये चीजें हमें समझने समझनी हम तो डिस्कस ही नहीं करते। हाँ, हम डिस्कस ही नहीं करते। यहाँ पे एटलीस्ट डिस्कशन होती है। आप ये देखेंगे कि दुनिया के अंदर जो ये लोग यानी ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो तरक्की करने की उनकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो उनको ठीक कैसे करेंगे? तो खैर एनीवेज, हमारा टाइम आई थिंक काफी ज्यादा हो चुका है। अपने देखने सुनने वालों से अब हम इजाजत चाहते हैं। अगर आपको हमारी बातों में किसी किस्म का इख्तिलाफ हो या आपको लगे कि हमारी कोई बात गलत है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।